नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के सब्जेक्टिव बुक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इस बुक को कम समय में ख़त्म करनी है और कैसे आपको नोट्स बनानी है और कैसे आपको रिवीजन करने की क्या स्ट्रेटजी होगी। सारी इस वीडियो में हम पॉइंट्स को चर्चा करेंगे। साथ में आज हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट चैप्टर को देखेंगे, जो आधुनिक भारत का आपका पहला चैप्टर है। तो हम लोगों ने इस सीरीज का स्टार्ट किया है और इस सीरीज का ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा कभी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पहले तो ये समझना है कि आपको इस बुक को 2 साल तक पढ़ते रहनी है या इसे स्पेसिफिक टाइम दे आप कम से कम 2 महीने के लिए, और इस बुक को आप एक बार में ख़त्म कर ले ताकि दोबारा कभी भी आपको इस किताब को छूने की आवश्यकता ना पड़े। आप प्रॉपर एक नोट्स बना लेंगे तो उसके बाद आपको ये किताब दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे प्रश्न ये बनती है कि आप इस बुक को क्यों पढ़ें। तो इन ऑल इंडिया की कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है जिसमें जीएस और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें 70 से 75% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक से आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, झारखंड एसएससी, किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस तक की आपकी जो तैयारी है प्री लेवल तक की, आपको इस बुक से कंठस्थ हो जाएगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में उत्तरकालीन मुगल सम्राट के चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ ही समझेंगे कि कैसे आपको नोट्स इसकी प्रिपेयर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट से। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मतलब क्या है। तो जब ये बात है मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच के समय काल की, जब बात करें मध्यकालीन इतिहास में, तभी मुगलों का शासन हुआ करता था हमारे भारत पे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सारे मुगल सम्राट थे जिन्होंने मुगल वंश को आगे बढ़ाया। तो जब औरंगजेब का शासनकाल आया, लास्ट समय में जब औरंगजेब का शासनकाल आया, ये 1707 के समय की बात है। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो मुगल की सत्ता थी उनका नींव कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद के जो मुगल सम्राट रहे तो उनके बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होना प्रारंभ हो गया शासन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो शासन तो आगे कंटिन्यू हो नहीं पाई अच्छी तरीके से, क्योंकि इनमें वो सारी बात नहीं थी शासन करने के लिए। तो उन्हीं शासन काल को बोला जाता है उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी कि मुगल साम्राज्य के बाद के शासन के काल का समय। और ये मॉडर्न और मिडाइवल के बीच का समय काल है, बॉर्डर लाइन का समय काल है। तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो सबसे पहले इसके जो दावेदार थे वो बहादुर शाह जफर ही थे औरंगजेब के बाद। तो इन बहादुर शाह का साथ उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। तो इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था वो मुअज्जम था। ठीक है, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था और बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था और बहादुर शाह को शाह एक खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। आगे समझिए कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले यहाँ कुछ राज्य दिए गए हैं और इनके यहाँ पे कुछ संस्थापक लिखे गए हैं। तो अवध के जो संस्थापक थे वो शहादत खान थे। हैदराबाद के संस्थापक चिन किलीज खान या निजाम उल मुल्क आसफ जाह थे।
वहीं बात करें रुहेलखंड की तो वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान रुहेलखंड के संस्थापक थे। बंगाल के तभी मुर्शीद कुली खान संस्थापक बने। तो आगे आपको अलग से भी जब पढ़ेंगे कि बंगाल पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य, उस समय मुर्शीद कुली खान को भी हम लोग पढ़ेंगे। वहीं बात कर ले कर्नाटक की तो वहाँ के राज्य के संस्थापक सादुतुल्ला खान थे और भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह संस्थापक बने। एक नोट्स में यहाँ पे पॉइंट दी गई है कि मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। तो मुगल सम्राट मुहम्मद शाह जो थे उन्होंने शहादत खान, आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ अवध के ये जो संस्थापक थे, शहादत खान को उन्होंने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खान का असली नाम मीर मुहम्मद अमीन था। ठीक है, तो मुहम्मद शाह ने दी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहले आपको मैं समझा देता हूं कि कौन कौन से शासक के सिलसिलेवार कौन कौन से समय में थे। तो सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट में आए बहादुर शाह जफर, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, उसके बाद मुहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह जफर। अब कैसे इसे याद करेंगे तो आप समझिए इसे याद करने का तरीका। तो सबसे पहले बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर, आपको तो ये याद रखना चाहिए। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इस तीनों को आप एक साथ याद रख लें। उसके बाद आप याद रखेंगे मुहम अहम। ठीक है, मुहम और अहम। ठीक है, मुहम अहम ये दोनों एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है आशा अब। ठीक है, आशा अब, आशा और अब। ठीक है, अब। ठीक, तो आशा अब ये चार एक साथ याद रखेंगे। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, उसके बाद मुहम अहम, मुहम अहम। उसके बाद आपको याद रखनी है आशा और अब। ठीक है, तो आ से हो गया आलमगीर द्वितीय, शाह से हो गया शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय और ब से बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मुहम अहम यानी मुहम्मद शाह, अहमद शाह, आशा अब यानी आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई थी कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सबसे बड़ा शासन काल किसका रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का। आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा शासन काल रहा उत्तरकालीन मुगल सम्राट में। तो आपको इस तरीके से पढ़नी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बहादुर शाह को अब हम लोगों ने देख लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं जहांदर शाह। जहांदर शाह कौन थे, चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जहांदर शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या की हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस कहानी को आप ध्यान से समझिए कि दुनिया जो है, दुनिया जहान आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, तो इस जहां में दोस्तों हर वो आदमी मूर्ख है जो किसी वेश्या के चक्कर में पड़ के और अपना शासन उसे दे दे। तो इस जहां में हर वो आदमी मूर्ख है जो वेश्या के चक्कर में पड़ के उसे अपना शासन दे दे, उसे हस्तक्षेप करने का आदेश दे दे। तो हर वो जहां का आदमी मूर्ख है, आप इस बात को याद में रखिएगा। तो जहां से बना आपका जहांदर शाह। ठीक है, तो जहांदर शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। इसीलिए जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो इस जहां में सब मूर्ख है, तो मूर्ख आप लोग देख रहे हैं कौन है, इस जहां में सब मूर्ख है। जहां से बना आपका जहांदर शाह, मूर्ख यानी लंपट मूर्ख, तो जहांदर शाह को ही लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु जो थे हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में दो नाम आते हैं जिन्हें सैयद बंधु कहा जाता है। कौन से वो दो नाम हैं? हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान। इन्हें शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं और फर्रुखसियर को समझते हैं। तो फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंपट मूर्ख जहांदर शाह को कहा जाता है या फर्रुखसियर को, घृणित कायर जहांदर शाह को कहा जाता है या फर्रुखसियर को। तो आज के बाद आपको ये सारी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मूर्ख इस जहां में सब कोई है, आपको मैंने इसे ट्रिक से बता दिया। तो मूर्ख आएगा तो जहां आपको याद रखना है, इस जहां में सब मूर्ख है तो जहांदर शाह। अब बात कर ले घृणित कायर की। तो फर्रुखसियर में आप सियार को पकड़िए, सियर को। तो सियार जो होता है दोस्तों वो कायर होता है। तो सियार हमेशा छुप के वार करता है और वो कायर होता है, इसलिए कायर होता है। कायर होने का कारण वो छुप के वार करता है, इसलिए वो कायर है। तो सियार से आप समझ लीजिएगा फर्रुखसियर, जो मुगल वंश का घृणित कायर जिसे कहा जाता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपको ट्रिक से कुछ आपकी जो इम्पॉर्टेंट नेम्स, डेट्स, ये सारे चीज़ें होती है आपको याद करनी होती है। साथ में आपको इस बुक्स को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको एक वन लाइनर टाइप की नोट्स बनानी होती है। क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि आप ऐसे सब्जेक्टिव याद करेंगे तो बार बार याद करेंगे और बार बार भूल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको एक बार वन लाइनर के फॉर्म में कोई भी चीज़ याद करवा दी जाए तो आप उसे लंबे समय तक याद रखेंगे और एग्ज़ाम में आप उसे इजीली आंसर को टिक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो सुंदर युवतियाँ जो होती थी उनके प्रति अत्यधिक रुझान होते थे मुगलों के। तो उनके कारण देख लीजिए आप, मुहम्मद शाह का एक शासक था जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो ये रंगीलापन जो है मुगल शासन और उससे पहले से भी चलती आ रही है। ये आज की जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले से ही चलते आ रही है। तो एक संगीतकार के रूप में मुहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना भी की है। ठीक है, तो रंगीला बादशाह के नाम से मुहम्मद शाह को जाना जाता था। आप इतना याद रखिएगा, सुंदर युवतियों के प्रति उनका अत्यधिक रुझान होने के कारण उन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है हमारा, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। तो ये सैयद बंधु कौन है, जिन्हें शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है मुगल कालीन इतिहास में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। तो इसी की हत्या, अब ये शासक निर्माता है तो इन पे कोई ना कोई तो अटैक होगा ही। तो तुरानी सैनिक का नाम हैदर बेग था, जिन्होंने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। मुहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। ठीक है, मुहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खान थे। हैदराबाद की ये कौन से चिनकिलीज खान, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आपको ऐसे कनेक्ट करके पढ़नी है, केवल रट्टा नहीं मारनी है, आपको एक बार इसे पहले समझनी भी होती है। तो हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने कौन सी उपाधि धारण की, निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की हैदराबाद की। तो मुहम्मद शाह के शासन काल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। ये भी क्वेश्चन आपकी पूछी गई है। तो सारे जो पॉइंट्स है ये सारे आपके क्वेश्चन ही हैं एग्जाम के, आप ऐसे समझ लें। अगला पॉइंट है हमारा, नोट्स में बना कर दिया गया है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आती है कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी गई है और आपको दे दिया जाएगा कि बताइए हैदराबाद की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए ईरानी, ऑप्शन नंबर बी तुरानी, ऑप्शन नंबर सी यूनानी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हैदराबाद की स्थापना ईरानियों ने की या तुरानियों ने की। तो आज भी इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, समझने का प्रयास कीजिए। हैदराबाद
का शब्द पकड़े ह, लेटर पकड़े ह, तो ह जो है वह व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन का वर्ण हमेशा व्यंजन के साथ ही होगा और त जो है वो भी व्यंजन वर्ण है। वहीं बात कर ले अवध और ईरानियों में, इसके पहले लेटर को पकड़े अ, तो अ एक स्वर वर्ण है और ई भी एक स्वर वर्ण है। तो स्वर का हम लोग मिलान स्वर से कर लेंगे, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। व्यंजन का मिलान व्यंजन वर्ण से और स्वर का मिलान स्वर वर्ण से, दोनों के पहले अक्षर को आप पकड़ के देख ले तो हैदराबाद में ह व्यंजन वर्ण और तुरानियों में त व्यंजन वर्ण। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने। तो आपको कुछ इस तरीके से पढ़नी होती है। आगे बढ़ते हैं। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। फारस का एक सम्राट था ईरान, जिसे नादिर शाह के नाम से जाना जाता है, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछी गई है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो नादिर शाह जो फारस ईरान का सम्राट था 1739 ईस्वी में आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। और उस समय जो दिल्ली का शासक था वह मुहम्मद शाह था, वही मुहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। तो ये रंगीला बादशाह अपने रंगीलेपन के नशे में धुत था। तभी एक सम्राट आता है ईरान का नादिर शाह, जो इसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और नादिर शाह को ही नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो 9 का यहाँ पे आप देख सकते हैं पुनर्वृत्ति है, तो नेपोलियन यानी कि नादिर शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। नादिर शाह को लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, उस टाइम में समझ लीजिए 70 करोड़ रुपए कितने होते हैं। आज के डेट में अगर आपको 70 करोड़ मिल जाए तो आप लोग लूसेंट कभी भी नहीं रटेंगे। तो उस टाइम इन्हें 70 करोड़ मिल गई थी। तो पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस ये लौट जाता है नादिर शाह। और ये पीकॉक थ्रोन जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और इस तख्ते हाउस पे बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो मुहम्मद शाह था, क्योंकि मुहम्मद शाह से ही नादिर शाह आया था, नेपोलियन का, ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता है। तो नादिर शाह आया और मुहम्मद शाह के शासनकाल में 1739 पर दिल्ली पर अटैक करता है। पीकॉक थ्रोन कोहिनूर हीरा 70 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शाह आलम द्वितीय को एक बार देखते हैं। तो शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, इसके शासनकाल 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो 1803 ईस्वी की बात है, तभी शाह आलम द्वितीय का शासन हुआ करता था दिल्ली पर। तभी अंग्रेजों ने यहाँ पे आक्रमण किया, क्योंकि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में ऐसे कोई सम्राट नहीं थे जिसका शासन बहुत ही अच्छे से चल पाया हो। सभी कमज़ोर शासन हो चुके थे, इनमें अब कोई भी दम बचा नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जहांगीर के समय से ही अंग्रेज़ों का आवागमन स्टार्ट हो गया था और अपनी जो व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो थी तभी से लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट के आते आते समय वो लोग भी अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए थे इंडिया में। तो उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उस समय दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच। ठीक है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पहला युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध 1761 मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि मराठों की हार हो गई। ठीक है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच और मराठे के बीच युद्ध हुई, पानीपत की तृतीय युद्ध, और इसमें मराठों की हार हो गई। आगे बढ़ते हैं। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान एक शासक थे जिन्होंने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन्हीं की हत्या करवा दी। अगला पॉइंट है बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे। तो बहादुर शाह जफर आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1837 से 1857 ईस्वी तक इनका शासनकाल है।
और ये बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल सम्राट रहे। इसके बाद मुगल वंश का पतन हो गया, जड़ से सारा कुछ खत्म हो गया। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। तो कमेंट करके बताइएगा कि रंगून कहाँ है। 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने भाग लिया बहादुर शाह जफर ने, और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया क्रांति में भाग लेने के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। लाल किला स्थित है हीरा महल, जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ठीक है, तो लाल किला स्थित है हीरा महल, जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी लाल किला गए होंगे तो हीरा महल और हयात बख्श बाग, ये दोनों लाल किला में स्थित है। और लाल किला कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। तो अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी लाल किला नहीं देखा है और हीरा महल नहीं देखा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये हीरा महल दिखा देता हूँ और आप खुश हो जाइए। तो हीरा महल आप लोग देख सकते हैं, ये रेड फोर्ट में स्थित है, और हयात बख्श बाग भी आपकी ये रेड फोर्ट में स्थित है। तो दीवाने आम के सामने ये स्थित है हयात बख्श बाग। तो आप लोग देख सकते हैं, बाग का मतलब बगीचा होता है। और ये है आपकी हीरा महल। तो ये दोनों स्थित है आपके रेड फोर्ट में। आज के बाद आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने घुमा दिया रेड फोर्ट में ले जाकर। हीरा महल और हयात बख्श बाग आपको घुमाया गया है पहले लेक्चर में, और लाल किला आप लोगों को मैंने घुमाया है पहले लेक्चर में। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग थैंक यू भी जरूर लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। अभी वीडियो बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग आगे नोट्स से भी समझेंगे। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम अहमद खान था, और इसने भारत पर कुल 8 बार आक्रमण किया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, आपको कैसे उस लूसेंट बुक से आपको वन लाइनर नोट्स बनानी है, उसके बाद आपको बुक छूने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चन इजीली याद हो जाती है। और रिवाइज भी आप जब करेंगे तो इसे डेली आप रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट के थ्रू। और एग्ज़ाम के पहले भी आप 1 महीने पहले आप नोट्स को ही रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप बुक को वापस से नहीं पढ़ सकते हैं। आप समझिए इस बात को। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराधिकार युद्ध में किसने बहादुर शाह का साथ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अब मैं आपको एक बार इसे दिखाने का भी कोशिश करता हूँ। तो आप लोग देखिए, यहाँ उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह जफर का साथ दिया था। ये सब्जेक्टिव हो गई, और इसे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कैसे बनाया वो देखिए। उत्तराधिकार युद्ध में किसने बहादुर शाह का साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने साथ दिया था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। तो आपको ऐसे दोस्तों नोट्स बनानी है, और इसे बार बार आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, मैंने एक लूसेंट की अलग से वीडियो बनाई है स्ट्रेटजी वाली, कि आपको कैसे लूसेंट को बार बार पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। अगला है, शाह एक खबर के उपनाम से किसे पुकारा जाता था? तो बहादुर शाह को पुकारा जाता था शाह एक खबर के नाम से। अगला है, किसने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या का हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? तो मैंने आपको बताया, वो सारा जहां मूर्ख है, जो भी अगर वेश्या को हस्तक्षेप करने की आदेश दे देता है तो वो सारा जहां मूर्ख होता है। तो जहां से बना था जहादर शाह, तो जहादर शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा, या जहादार शाह भी बोलते हैं। मुगल कालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होगा, सैयद बंधु, जिसकी हत्या हैदर बेग ने कर दी थी। हुसैन अली एवं अब्दुल अहमद जो थे, अब्दुल थे, उन्हें ही शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है मुगल कालीन इतिहास में। अगला है, किसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों लंपट मूर्ख? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था जहादार शाह को।
तो जहांदार सा इस जहां में वह सभी आदमी मूर्ख है जो वैश्या के फेरा में रहते हैं। तो जहां और मूर्ख, ठीक है, तो ये हो गया आपका जहांदार सा। किसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है? तो कायर कौन होता है दोस्तों? सियार होता है, क्योंकि सियार जो है हमेशा छुप के वार करता है। तो फर्रुख सियर, ठीक है, सियर यहाँ पे आप लोग को मैंने ट्रिक से बताया था कि सियार जो होता है वो कायर होता है। तो घृणित कायर के नाम से फर्रुख सियर को जाना जाता है। अगला है किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि इनका लड़कियों के प्रति ज़्यादा रुझान था। तो मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो आज आप अपने एक दोस्त को पकड़ेंगे और उसे आप बोलेंगे कि तुम तो यार रंगीला बादशाह हो, तो उसे आप ऐसे बोलेंगे तुम रंगीला बादशाह हो, तुम मोहम्मद शाह हो, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगला पॉइंट है हमारा, किसने 9 अक्टूबर 1820 को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी थी? सॉरी, 1820 नहीं होगा। तो किसने सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी? तो हैदर बेग ने हत्या कर दी थी हुसैन अली खान की। किसके शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की? याद कीजिएगा दोस्तों, ये नोट्स में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको जब नोट्स बनाएंगे तो हर एक उस पॉइंट को यूज करके हर एक पॉइंट को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है, वन लाइनर के फॉर्म में। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी ऐसी क्वेश्चन बची नहीं जाएगी लूसेंट से जो आपके एग्जाम में आए और आपसे छूट जाए। तो हैदराबाद के चिनकिलीज खान ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मुहम्मद शाह के शासनकाल के समय। अगला है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बताया था कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने। इसका ट्रिक्स बताया था कि अ और ई जो है वह स्वर वर्ण है और ह और त जो है व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन का मिलान व्यंजन से कर देंगे, स्वर का मिलान स्वर से कर देंगे। तो हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। आगे बढ़ते हैं और आगे के देखते हैं पॉइंट्स को। नादिर शाह कहाँ का सम्राट था? तो नादिर शाह जो था वो फारस ईरान का सम्राट था और इसने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया मुहम्मद शाह के समय में। उसके बाद है, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? तो नादिर शाह 9 से स्टार्ट होता है और नेपोलियन भी 9 से स्टार्ट होता है। तो नादिर शाह को नेपोलियन कहा जाता था। कहाँ का? ईरान का नेपोलियन। पीकॉक थ्रोन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन बनवाया था। जितने भी अच्छे अच्छे चीज होते थे शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे, जैसे ताजमहल। पीकॉक थ्रोन कौन लूट कर ले गया? तो नादिर शाह आया था पीकॉक थ्रोन के साथ 70 करोड़ रुपए और कोहिनूर हीरा भी लेकर चंपत हो गया था। अगला है, पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मुहम्मद शाह था, रंगीला बादशाह, और ये धूत था लड़कियों के चक्कर में, जिसके कारण इसको पीकॉक थ्रोन गंवानी पड़ी थी। नादिर शाह आया और इसे मार पीट कर पीकॉक थ्रोन लूट कर भाग गया। अगला है, किसके शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? तो ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगला है, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसके द्वारा की गई? तो गुलाम कादिर खान के द्वारा। आप कादर खान ध्यान रख लीजिएगा और शाह आलम द्वितीय ध्यान में रखिएगा। कादर खान के द्वारा शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी गई थी। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर बोल ले, तो यही अंतिम मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण। अगला है, लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था? तो आपको मैंने दिखाया था अभी, हीरा महल लाल किला में स्थित है, लाल किला घुमाया भी आपको, और बहादुर शाह जफर इसे बनवाया था। वहीं हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? तो आपको दिखाया मैंने, लाल किला दिल्ली में स्थित है हयात बख्श बाग। अगला है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खान नाम था और इसने कितनी बार आक्रमण किया? तो 8 बार आक्रमण किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए कितनी आसान हो जाती है। आज अगर मंडे है तो कल आप ट्यूसडे को पढ़ेंगे
तो ये आपको वापस से रिवाइज करनी है। फिर जब आप वेडनेसडे को जाएंगे तो मंडे ट्यूसडे में आपने पढ़ा वो वेडनेसडे को भी रिवाइज करनी है। वैसे ही थर्सडे को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक आप रिवाइज करेंगे। फ्राइडे तक आप नए नए चैप्टर पढ़ेंगे और मंडे से लेकर फ्राइडे वाले जितने भी चैप्टर उसको रिवाइज करेंगे। सैटरडे और संडे को आप पूरे सप्ताह भर के जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करनी है। आगे देख लीजिए, शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद शाह ने दी थी शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अगला है, मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में ही रहते थे? तो आप तो अब सोचेंगे कि यार ये तो लूसेंट में मैंने पढ़ा नहीं, मिर्जा गालिब किसके समय दिल्ली में रहते थे। तो ये क्वेश्चन आपकी ऐड की गई है घटना चक्र की। जब मैं पढ़ा करता था 2017-18 की बात है, उस टाइम के ये नोट्स है। तो उस टाइम जैसे घटना चक्र में जो क्वेश्चन होते थे तो मैं उसे लूसेंट से रटने के बाद उसे याद कर लेता था। जो भी आपके नए क्वेश्चन आएंगे तो आप इस चैप्टर का हेडिंग डालकर एक पेज छोड़ देंगे, नए क्वेश्चन को आप इसमें ऐड करते चलेंगे चैप्टर वाइज। अगर आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे तो इससे आपके जो एग्जाम में नए क्वेश्चन आते हैं और छूट जाते हैं तो आपके नहीं छूटेंगे। तो एक बार आप नोट्स पढ़ेंगे, ये नोट्स आपकी सारी कुछ लूसेंट घटना चक्र मिलाकर बन जाएगी। आप डेली पढ़े और डेली नोट्स बनाएं। तो मशहूर शायर जो मिर्जा गालिब थे वो बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लाइन से नोट्स में आपको ऐसे ही बना लेनी है, जिसमें आपके उत्तरकालीन मुगल सम्राट सारे दिए गए हैं। कैसे? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ये तीनों एक साथ, मुहम आहम एक साथ और आशा और अब एक साथ। आ सा अब, आ से आलमगीर द्वितीय, सा से शाह आलम द्वितीय, अ से अकबर द्वितीय और ब से बहादुर शाह जफर। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि सबसे बड़ा शासन काल रहा था शाह आलम द्वितीय का। केवल आप लूसेंट पढ़ेंगे तो उसमें नहीं दिया है सबसे बड़ा शासन काल किसका रहा, लेकिन आप अच्छे से लूसेंट को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहाँ डेट भी लिखा गया है और ये घटना चक्र में भी पूछा गया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ऐसे एग्जाम, उत्तराखंड पीसीएस में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आपकी एक चैप्टर यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की समाप्त हो जाती है। इसके बाद आपको लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री की ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो चैप्टर है आपकी समाप्त हो गई। आप प्रॉपर ऐसे वन लाइनर नोट्स बना लेंगे और इस नोट्स में आपके सारे जो सब्जेक्टिव है उसके क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। अब आपको क्या करनी है कि अगले दिन इस नोट्स को रिवाइज करनी है। उसके अगले दिन अगर आप कल अगला चैप्टर पढ़ते हैं तो दोनों चैप्टर को रिवाइज करनी है। फिर वेडनेसडे को तीनों चैप्टर को रिवाइज, फिर थर्सडे को तीनों चैप्टर को रिवाइज। और यही है टॉपर्स का तरीका। 100% आपको अगर स्कोर करना है तो ये तरीका आपको अप्लाई करना होगा। मैं फिर बता दूं कि रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। जो आपको टॉपर्स नहीं बताते हैं या बताते हैं तो आप इसे एकदम बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आप रिवीजन को बार बार पढ़ें, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को तब भूलने लगते हैं जब उसे हम नहीं देखते हैं। जैसे ABCD का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि वो हम लोग आज तक इसलिए नहीं भूल पाए क्योंकि उसे हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, बार बार देखा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उसे हमने बार बार लिखा है। तो आप सपने में भी उसे नहीं भूल सकते। तो ऐसे आप इसे बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें। एक समय ऐसा आएगा, स्टार्टिंग में आपको रिवीजन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक सप्ताह आप पहले इसे पढ़ के देखें बार बार, आपको 1 by 1 याद हो जाएगी। तो लूसेंट को 1 बाय लाइन याद करना ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आपको ज़रूरत है एक सही तरीके की, एक सही रणनीति की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं अगले लेक्चर की डालने की ऐसा सोच सकूं, ये लेक्चर मैं कंटिन्यू कर सकूं। तो शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं दोस्तों, और चैनल को ढेर सारा प्यार ज़रूर दें। मिलता हूं फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।